नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शिखर पांडे सभी भाई बहनों का रोज की तरह भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल भी रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? स्वागत है रतन जी, संगीता जी, आरती जी, बिल्कुल स्वागत है भाई। हम लोग बात कर रहे हैं नवपाषाण काल की, और आज हमारे यह सेकंड लास्ट क्लास होगी नवपाषाण काल को लेकर के। पाषाण काल विधिवत रूप से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लगातार पिछले कुछ दिनों से, और आपने देखा समझा होगा कि कितने व्यापक पैमाने पर हम लोगों ने पाषाण काल के विषय में अध्ययन करने का प्रयास किया। अब तमाम सारे आपके पास जो स्रोत हैं, निश्चित रूप से कल की क्लास के बाद आप जो भी आपके पास स्रोत हैं, उन सारे स्रोतों से संबंधित आप प्रश्नोत्तर अभ्यास करें। देखें कि कम से कम 80% से ऊपर प्रश्न बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। आप अपने स्तर पे प्रयास करें। पाषाण काल के संदर्भ में 2 पब्लिक प्रश्नोत्तर क्लास हमने पहले भी किया हुआ है, और जैसे हमारा फिनिश होगा, कम से कम 2 प्रश्नोत्तर अभ्यास और हम लोग करेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम 100-150 प्रश्न हम लोग निश्चित रूप से सॉल्व करें, और यह जानने समझने का प्रयास करें प्रश्नोत्तर के अभ्यास के द्वारा कि हमें कितने अच्छे से इस टॉपिक के विषय में जानकारी प्राप्त है, और जो प्रश्न हमें उत्तर नहीं पता है, नहीं आ रहे हैं जिनके उत्तर, वो प्रश्न का स्वरूप कैसा है, क्या इस प्रकार के प्रश्न आगे भी मिलते रहेंगे, और क्या कोई ऐसा है जो ऐसे भी प्रश्न सॉल्व कर सकता है, या जानबूझ करके इस प्रकार के कुछ दुर्लभ प्रश्न डाल ही दिए जाते हैं और किसी के लिए भी सॉल्व कर पाना आसान नहीं होता है। अगर ऐसा मन में विश्वास पैदा हो तो निश्चित रूप से उसको लेकर के भी परेशान नहीं होना है। आप नहीं बना पाएंगे इसका मतलब कि कोई भी नहीं बना पाएगा, इस बात को लेकर के निश्चिंत रहिए। यह पक्का है कि सारा का सारा प्रश्न नहीं बनाया जा सकता है। कुछ न कुछ प्रश्न ऐसे जरूर आपको मिलेंगे, आप कितना भी पढ़ ले, लेकिन जानबूझ करके कुछ न कुछ प्रश्न ऐसे जरूर डाले जाते हैं। तो उन बातों को लेकर के तनिक भी परेशान नहीं होना है। आपको ध्यान यह रखना है कि 80% से ज्यादा प्रश्न हमारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो कॉपी को फिर से आपको तैयार करने की जरूरत है। तो कम से कम 2 प्रश्नोत्तर अभ्यास अभी यह टॉपिक हम लोग फिनिश करेंगे, उसके बाद तुरंत ही हम लोग करने वाले हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या पिछले 2 क्लासेस में जो कुछ हमने पढ़ा है वह तैयार कर लिया है? एक बार बताएंगे सारे लोग। स्वागत है सुप्रिया जी, माधुरी जी, शशि जी, रत्न प्रभा जी, आकांक्षा जी। पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने जितना कुछ अध्ययन किया है, क्या वह सब कुछ तैयार है, या नवपाषाण काल को ही लेकर के अगर बात किया जाए तो जितना कुछ हमने पढ़ा है, क्या वह सब कुछ तैयार की स्थिति में है? बताइएगा। क्या कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है? मतलब पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ बातें अभी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद निश्चित रूप से 8-10 प्रश्न तो मैं पूछूंगा ही, ठीक है। और लोग बिल्कुल खामोश मलिहाबादी की तरह बस तमाशा चल रहा है, तमाशा इंतजार करना है। जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे चीजों में ना, तब तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। चीजों में इन्वॉल्व होने का प्रयास करना है। बहुत लोग बस दूर से तमाशा देखने का प्रयास करते हैं, क्या मतलब हमसे, बोलेंगे सुन ही लेंगे, लिखेंगे देख ही लेंगे। नहीं, ऐसी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। एक टीचर का क्या गुण होना चाहिए,
इस चीज को आज ही रात में चिंतन करिएगा, ठीक है। एक टीचर में क्या, एक अच्छे टीचर में, टीचर तो हजारों लाखों हैं, एक अच्छे टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए और उनको एडॉप्ट करने का प्रयास करिएगा। चले, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक वृहद परिप्रेक्ष्य में उत्तर भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तमाम सारी बातें किया हुआ था। कम से कम 8-10 स्थल बताए हुए थे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आपको। इसी कड़ी में लद्दाख क्षेत्र में भी 2 प्रमुख स्थल इस काल के, और हिमाचल में भी कम से कम 3 स्थलों के नाम आपको बताने का कार्य किया था। बात को आगे ले चलेंगे और आज हम लोग उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पे बात करते हैं, कुछ बात हम लोग मध्य प्रदेश पे करेंगे, फिर इस काल में कुछ बातें पूर्वोत्तर के संदर्भ में, फिर उधर से होते हुए बिहार, झारखंड, उड़ीसा होते हुए दक्षिण भारत की ओर हम लोग रुख करेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का एक मोटा नक्शा आपके दिमाग में होगा ही। उत्तर प्रदेश को अगर हम लोग देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये बेलन घाटी का एरिया है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग दक्षिण पूर्व कह सकते हैं, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश। क्यों भाई, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। ये जो एरिया है यह बेलन घाटी का एरिया है, और ये जो बिल्कुल नीचे चला जाता है ना, ये वाला एरिया, यही विंध्य क्षेत्र का एरिया भी है, ठीक है। ठीक नीचे ही, ठीक नीचे ही। और तो और थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाएंगे ना, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, जिस दौर की बात हो रही है उस दौर के परिप्रेक्ष्य में अगर समझें हम लोग, तो ये वाला एरिया, ये मोटे तौर पे कहा जाता है बेलन घाटी का सीमांत क्षेत्र। बेलन घाटी का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है, सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। बात स्पष्ट है। ये वाला जो एरिया है ये महत्वपूर्ण है, विंध्यन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये जो एरिया है विंध्यन क्षेत्र, विंध्यन क्षेत्र, यह यूपी एमपी का बॉर्डर बनता है, एमपी बॉर्डर बनता है, ठीक है। अब ये जो उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, समझिएगा, उत्तर प्रदेश में तमाम सारे स्थलों की खोज हुई और नवपाषाणिक लगभग जो स्थल प्राप्त हो रहे हैं, नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश से लगभग इनकी संख्या 40 देखने को मिलती है, ठीक है। इनकी संख्या लगभग 40 देखने को मिलती है। बहुत पहले आपको बताया हुआ था कि अगर उत्खनन कार्य एक व्यापक पैमाने पर किया जाए, और ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पूरा एरिया पहाड़ी क्षेत्र है, और इसके ठीक ऊपर ये वाला एरिया पूरा मैदानी क्षेत्र है, और ये वाला एरिया पूरा तराई का क्षेत्र है, ठीक है। अगर व्यापक पैमाने पर खुदाई का कार्य हो, उत्खनन कार्य हो, तो ये नवपाषाणिक स्थल जो लगभग 40 की संख्या में आज प्राप्त हुए हैं, शायद इनकी संख्या 400 भी हो सकती है, लेकिन संसाधनों के अभाव, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, और एक मोटा अनुमान हमें बस पता चल जाए कि कैसे कैसे सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है, यही एक उद्देश्य है। भाई, पाषाण काल के विषय में बहुत सारा उत्खनन कार्य करके, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करके कि यहां से हड्डी मिली कि नहीं मिली, यहां से सेल्ट मिला कि नहीं मिला, क्या फायदा है? फायदा बस यही है एक, कि हमें पता चल जाए कि हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, भारत देश का कल्चर कितना समृद्ध है और इसकी विरासत कितना पीछे तक जाती है।
और एक मोटा अनुमान अंदाजा लग जाए कि कैसे कैसे धीरे 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 करते हुए यहां तक आज तक हम लोग पहुंच पाए हैं। भाई तमाम सारे स्थल जो मिल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि कितना गड़बड़ झाला की स्थिति बनी हुई है। यहां से वो प्राप्त हो रहा है, वहां से वो प्राप्त हो रहा है। एक मोटा अनुमान निकल कर क्या रहा है कि नवपाषाण काल 4000 साल पहले शुरू हुआ, तब तक पता चला कि 6000 ईसा पूर्व का भी साक्ष्य मिल गया। लहुरा देव पे बात करेंगे तो 8000 9000 ईसा पूर्व का नवपाषाण काल से ही जोड़ करके देखा जाता है। मतलब एक दुविधा वाली स्थिति निकल करके आती है और इतने सारे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। कहीं भी खुदाई करिए बहुत कुछ चीजें मिल जाएंगी। 10-20 मीटर की रेंज परास को लेकर के अगर खुदाई किया जाए तो कहीं भी कुछ चीजें पुरानी मिल जाएंगी। क्या मतलब है उन सारी चीजों का? बस मतलब यही है कि हमारी प्राचीनता सिद्ध हो सके, कैसे कल्चर का धीरे 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 मानव ने विकास किया हुआ है उसकी जानकारी मिल जाए। बस यही मुख्य उद्देश्य है। और हमें उन हड्डियों से क्या लेना देना है? भाई अंग्रेज रहते तो वो कुछ हो सकता है व्यापारी मोड में आए हुए थे, यहां से ढो करके उनको भी ले जाते और बेच देते, कुछ पैसा मिल जाता। लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो अगर खुदाई का कार्य हो व्यापक पैमाने पे तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश हुआ, बिहार, झारखंड आदि आदि, पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, खूब ज्यादा स्थलों की संख्या मिल जाए। लेकिन बहुत इस उधेड़ बुन में फंसने का प्रयास भारत देश में नहीं किया गया है। यह हमें पता चल गया है कि दुनिया में जैसे अलग अलग देशों में, क्षेत्रों में संस्कृति सभ्यता की शुरुआत हुई तो हमारा भारत कहीं पीछे नहीं है। हमारे यहां भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साक्ष्य मिलते हैं। हमारे शिवालिक क्षेत्र में भी तमाम सारे साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। नियंडरथल मानव के भी प्राप्त हो रहे हैं, उसके पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के भी प्राप्त हो रहे हैं, पिथेंकेथ्रोपस के भी प्राप्त हो रहे हैं। कहने का मतलब कि यह स्पष्ट हो चुका है, जितनी खुदाई हुई उतने में ही तमाम सारे एक मोटे अनुमान निकल करके आ गए हैं। यही कारण है कि बहुत ज्यादा खुदाई उत्खनन के पीछे आज हम लोग नहीं भागते हैं। तो फिलहाल बात हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश का यह जो दक्षिण पूर्व एरिया है ना, दक्षिण पूर्व, यही उत्खनन का मुख्य क्षेत्र है जहां से नवपाषाण कालीन तमाम सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर से ये जो उत्तर प्रदेश का यह जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, यही मुख्य स्थान है जहां खुदाई कुछ प्रॉपर वे में हुई, नवपाषाण काल की जानकारी देखने को मिलती है। ऐसे ही मध्य पाषाण जब हम लोग पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा हम लोग यहां पर पहुंच गए थे, प्रतापगढ़ का जो एरिया है यहां पर पहुंच गए थे। यह भी बेलन घाटी का सीमांत क्षेत्र ही है, बेलन घाटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सीमांत क्षेत्र ही हो जाता है। जब हम लोगों ने सराय नहार राय की बात किया हुआ था, दमदमा महादाह की बात किया हुआ था, हम चाहते तो और भी प्रयास करते, और भी सारी चीजें मिलती, लेकिन हम बहुत ज्यादा इधर उधर भटके नहीं, अपने आप को कुछ क्षेत्रों में संकेंद्रित किया और एक व्यापक समझ बनाने का प्रयास किया इस काल के मानव सभ्यता के विषय में। तो नवपाषाण काल में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति रही उसमें मुख्य भूमिका क्या है, तो याद रखें कि इस काल में जो हमारे पास साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो यह या तो बेलन घाटी का जो सीमांत क्षेत्र है, बेलन घाटी या विंध्य क्षेत्र का
सीमांत क्षेत्र कह लें, सीमांत क्षेत्र कह लें, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कुछ नदी घाटियों से जोड़ करके भी कि इस काल के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वह या तो बेलन नदी घाटी क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं या सोन नदी घाटी क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं या रिहंद सोनभद्र क्षेत्र में रिहंद नदी घाटी क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं या अड़वा, अड़वा याद रखिएगा, अड़वा मिर्जापुर में नदी है, अड़वा नदी घाटी क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है या लापरी नदी कहां बहती है, इलाहाबाद में ही, छोटी सी नदी अब सूखने वाली स्थिति वाली है, ठीक है, लापरी नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है या पैशूनी नदी घाटी का जो क्षेत्र है, पैशूनी कहां बहती है, चित्रकूट में, पैशूनी कहां पे, चित्रकूट में, पैशूनी नदी घाटी क्षेत्र से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और मोटे तौर पे इन क्षेत्रों से जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं लगभग 40 स्थल अभी तक उत्तर प्रदेश से जानकारी में आए हैं नवपाषाण काल के। और जब यह बेलन घाटी या विंध्य क्षेत्र के सीमांत क्षेत्रों की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर कुछ बातें हम लोग कहां की कर सकते हैं, तो आपको संत कबीर नगर देखने को मिल जाएगा। संत कबीर नगर आपको कुछ बातें गोरखपुर से साक्ष्य के रूप में देखने को मिलेंगी, कुछ बनारस से साक्ष्य मिल जाएगा, कुछ बलिया से साक्ष्य मिल जाएगा, ठीक है। और ये तो जो यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं तो इसको हम लोग इलाहाबाद कह सकते हैं, इसको हम लोग मिर्जापुर कह सकते हैं, इसको हम लोग सोनभद्र का क्षेत्र कह सकते हैं। यही वह क्षेत्र है जहां पे मुख्य रूप से उत्खनन कार्य हुए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत और लगभग 40 के आसपास स्थल अभी तक जानकारी में आए हुए हैं। यहां तक तो कोई दो राय नहीं है, दिक्कत नहीं है, बताइएगा एक बार। हाँ, यहां तक कोई समस्या नहीं है। क्यों रतन जी, सारी बातें स्पष्ट हैं यहां तक? आपको पहले यह बताने का प्रयास किया कि भारत में संसाधनों की कमी, पैसा ज्यादा नहीं लगाया जाना, यही कारण है कि यह क्षेत्र 40 ही देखने को मिलता है नवपाषाण काल का। उत्तर प्रदेश में यह 400 भी हो सकता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। दो मुख्य कारण बताए और वो कारण की सिद्धि हो चुकी है तो हम बहुत ज्यादा उलझे नहीं, हम मतलब सरकार। उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल के अंतर्गत जो लगभग 40 के आसपास स्थल अभी तक प्रकाश में आए हैं उनका मुख्य जो क्षेत्र है वह आपको यह वाला क्षेत्र बताया। और इस क्षेत्र के अंतर्गत सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत कुछ स्थल यहां से प्रकाश में आ रहे हैं, कुछ स्थल बेलन, सोन, रिहंद, अड़वा, लापरी, पैशुनी नदी घाटी, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये तमाम सारी नदियां इस क्षेत्र की नदियां हैं, यहां से जानकारी में आ रहे हैं। अब बेलन नदी घाटी की बात किया जाए, बेलन नदी घाटी क्षेत्र की बात किया जाए तो बेलन नदी घाटी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी क्षेत्र। अच्छा, एक बात और बड़ा ही महत्वपूर्ण, एक बात और इसमें समझने की जरूरत है। हमने जम्मू कश्मीर का अध्ययन किया नवपाषाण काल के संदर्भ में, तो हमने एक महत्वपूर्ण बात वहां पे रेखांकित किया कि माइक्रोलीथ की प्राप्ति नहीं हो रही है। पूरा पाषाण कालीन कुछ साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, उसके बाद तुरंत ही अगले लेयर से, अगले पुरातात्विक विन्यास से नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिलने लग रहे हैं। मतलब मध्य पाषाण काल वहां बिल्कुल गायब वाली स्थिति में है। याद होगी बात, महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का हम लोग अध्ययन करते हैं, उत्खनन के फलस्वरूप जो कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए उसमें
यह बात निकल करके आती है कि उत्तर प्रदेश के जो नवपाषाणिक स्थल हैं, वो सारे के सारे स्थल कृषि प्रधान या आत्मनिर्भर गांव, समृद्ध मृदभांड परंपरा, इस लेवल तक जो पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इस लेवल तक पहुंचाने में मध्य पाषाण काल की प्रमुख भूमिका रही थी। अर्थात जम्मू कश्मीर में हमने देखा मध्य पाषाण काल बिल्कुल गायब वाली स्थिति में है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के तमाम सारे प्राग ऐतिहासिक स्थल नवपाषाण कालीन के उत्खनन हुए, जानकारी मिली, तो यह समझ में आया कि उत्तर प्रदेश के नवपाषाणिक स्थल की पृष्ठभूमि का निर्माण अर्थात आधार का निर्माण, नवपाषाण काल के आधार का निर्माण मध्य पाषाण काल से ही हुआ है। अर्थात जब इन क्षेत्रों की खुदाई हुई, बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कॉन्सेप्ट है ध्यान में रखने वाला। जब खुदाई हुई, मान ले किसी क्षेत्र में खुदाई हो रही है, किसी क्षेत्र में खुदाई हो रही है, तो जो सबसे पुराना होगा वह सबसे नीचे मिलेगा और सबसे नवीनतम जो होगा कालखंड वह सबसे ऊपर मिलेगा। तो नवपाषाण काल के साक्ष्य जम्मू कश्मीर में मिल रहे हैं, पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन मध्य पाषाण काल वाले तमाम सारे जो प्रचलन वाले साक्ष्य वो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल का लेयर प्राप्त हो रहा है और नवपाषाण काल के ठीक नीचे तमाम सारे स्थलों में मध्य पाषाण काल वाला भी लेयर प्राप्त हो रहा है और इसके नीचे पूरा पाषाण काल का भी। अर्थात उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर के ठीक विपरीत आधार का निर्माण, नवपाषाण कालीन कल्चर के आधार का निर्माण कौन कर रहा है? मध्य पाषाण काल की संस्कृति ही आधार का निर्माण कर रही है। बात को आगे ले चलते हैं। बेलन नदी घाटी क्षेत्र की बात किया जाए तो बेलन नदी घाटी क्षेत्र में कोलडीहवा का नाम निश्चित रूप से आप सबको याद होगा। कोलडीहवा। एक और प्रमुख क्षेत्र महागढ़ा, एक और पंचोह, एक और इंदारी। ये कुछ क्षेत्र हैं जो कि प्रमुख हैं बेलन घाटी क्षेत्र से जुड़े हुए नवपाषाण काल के। जबकि कुछ सीमांत क्षेत्रों की अगर बात किया जाए तो सीमांत क्षेत्रों में हम लोग इसमें चोपनी मंडो भी आ जाएगा। चोपनी मंडो। सीमांत क्षेत्रों की बात किया जाए तो लहुरा देव भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको बताया था सहगौरा भी, यहां से भी कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं। नरहन का क्षेत्र बताया था, नरहन का क्षेत्र। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र की बात किया जाए तो इमली डीह, खुर्द, यह भी एक क्षेत्र है। ये तीनों के तीनों कहां पर? ये तीनों के तीनों गोरखपुर में। कहां पे? गोरखपुर में। बलिया की अगर बात किया जाए तो खैरा डीह का क्षेत्र प्राप्त होता है। खैरा डीह का क्षेत्र। बनारस की बात किया जाए तो राजघाट का क्षेत्र। मिर्जापुर में एक और क्षेत्र यहीं पे लिखा जा सकता है। मिर्जापुर में राजा कर्ण का किला, राजा कर्ण का किला, कर्ण का किला। ये तमाम सारे, इसके अलावा अगिया बाग, ये तमाम सारे
स्थल हैं नव पाषाण काल से जुड़े हुए। राजा कर्ण का किला नाम से मिर्जापुर में भी क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में भी क्षेत्र है। ठीक है, फिलहाल मिर्जापुर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये तमाम सारे क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश से इस काल के जुड़े हुए। बारी बारी से अब इन पे हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। बात हम लोग करें तो कोल्डिहवा की बात करते हैं। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, पहली बात तो यह कि कोल्डिहवा क्षेत्र में जो तमाम सारे साक्ष्य मिले हैं वह किस काल के साक्ष्य मिलते हैं। तो भाई कोल्डिहवा से नव पाषाण काल का भी साक्ष्य प्राप्त होता है, ताम्र पाषाण काल का भी साक्ष्य प्राप्त होता है और ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नव पाषाण काल का भी, ताम्र पाषाण काल का भी और ऐतिहासिक काल की शुरुआत तक लौह युग को समेटे हुए। भारत में लौह युग की शुरुआत कब से हो जाती है? लगभग 1000 के आसपास से हो जाती है ईसा पूर्व में। ऐतिहासिक काल की शुरुआत मोटे तौर पे लगभग 600 ईसा पूर्व से होती है। मतलब लगभग 600-500 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य मिलते हैं। नव पाषाण काल से लेकर के लगभग 500-600 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य कोल्डिहवा से मिलते हैं। ये जो कोल्डिहवा का क्षेत्र है महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस कोल्डिहवा स्थल से कोल्डिहवा स्थल से कुछ ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है जो कि बड़ा ही रुचिकर है और यही प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछा हुआ है। क्या? कि यहां के जो लोग थे इस काल के, उनको जंगली चावल की भी जानकारी प्राप्त थी, प्लस कृत्रिम चावल की भी जानकारी प्राप्त थी। कृत्रिम चावल, चावल का मतलब धान, धान, इन दोनों की जानकारी इस क्षेत्र के लोगों को प्राप्त थी। नवपाषाण काल में कृषि की परंपरा की शुरुआत होती है। हालांकि कुछ साक्ष्य कृषि से जुड़े हुए अपवाद स्वरूप मध्य पाषाण काल में भी मिलते हैं, लेकिन वह अपवाद है। चोपनी मंडो भी उसमें से एक है। फिलहाल कोल्डिहवा से जंगली चावल, कृत्रिम चावल के उगाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। अब यह जो साक्ष्य प्राप्त हो रहा है तो प्रश्न बनता है कि क्या मिला? तो यह जो कृत्रिम चावल है, कृत्रिम का मतलब मैन मेड, मतलब आदमी के द्वारा कुछ उसमें जीन्स में परिवर्तन करके जंगली को खाद्य या मैन मेड या कृत्रिम रूप में तब्दील कर देना, खाद्य योग्य बना देना और उनकी कृषि करना। तो जंगली चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, कृत्रिम मैन मेड चावल के भी। आज हम लोग जो चावल का प्रयोग करते हैं वह यही है, यही उपजाते हैं। अब क्या प्राप्त हो रहा है? तो यहां से धान मतलब चावल की कृषि का साक्ष्य प्राप्त हो ही रहा है। कुछ छिलके प्राप्त हुए हैं, कुछ छिलके प्राप्त हो रहे हैं, जो कवर होता है ऊपर का चावल का। और तो और जब धान हम लोग देखते हैं, मेरी कला बहुत मजबूत है, हंसिएगा नहीं आप लोग। ये जो धान होता है, धान का पेड़, तो इसमें देखते हैं यहां पे ये चावल लगा होता है, नहीं, यहां चावल लगा होता है, यहां चावल के दाने होते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है धान की बालियां। ठीक है, धान की बालियां कहा जाता है। धान की कृषि के साथ साथ यहां से जली हुई
धान की बालियां प्राप्त हो रही हैं, धान की बालियां प्राप्त हो रही हैं। और जब उनका परीक्षण किया गया, जब उनका परीक्षण किया गया तो पता यह चला कि यह जो साक्ष्य है लगभग 6000 ईसा पूर्व का साक्ष्य है। कब का? लगभग 6000 ईसा पूर्व काल का यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो पहले जब तक हम लोगों को लहुरा देव के विषय में जानकारी नहीं थी, तब तक हम लोग भारत में चावल की प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है, हम लोग यही उत्तर लगाया करते थे आज से 5 साल 7 साल पहले तक। लेकिन जब से लहुरा देव से कुछ साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं, अब थोड़ी देर में हम लोग लहुरा देव के विषय में जानकारी हासिल करेंगे, तो आपको समझ में आएगा यार इतनी छोटी सी जानकारी मिली है और इतनी बड़ी बात। आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आएगी कि भारत में चावल की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से 8000 9000 ईसा पूर्व का मिल रहा है। अब वो जो साक्ष्य मिल रहा है, अभी थोड़ी देर में हम लोग चर्चा करेंगे मिला क्या। तो आप सोचेंगे कि यार इतनी छोटी सी चीज मिली और इतनी बड़ी बात किताबों में लिख करके आती है, परीक्षा में पूछा जाता है। फिलहाल तो कोल्डी हवा से इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम सारे अन्य साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जैसे कॉमन से कुछ साक्ष्य जैसे पॉलिशदार उपकरण औजार के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। पॉलिशदार कहने का मतलब कभी पॉलिशदार लिखा रहे, पॉलिश्ड लिखा रहे कहीं भी, पॉलिश का मतलब चमकाया हुआ, चमकीला भी कहीं लिखा हुआ रहे हिंदी में चमकीला, इसका मतलब नवपाषाण काल है। ठीक है, पॉलिश लिखा हुआ हो चाहे चमकीला लिखा हुआ, इसका मतलब नवपाषाण काल है। इसके साथ साथ हड्डी के बने हुए औजार भी प्राप्त हो रहे हैं, हड्डियों के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के 3 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं, मृदभांड के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हो रहे हैं, चक्की का साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये सब उतने महत्वपूर्ण नहीं है, जो मेन बात थी वह ये वाली बात थी। बात को आगे ले चलेंगे। कोल्डी हवा के अलावा बात करेंगे हम लोग महागढ़ा की। महागढ़ा, बात स्पष्ट है भाई, बात स्पष्ट है। चले महागढ़ा की बात करते हैं। महागढ़ा से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ। क्या यहां से एक विशाल पशु बाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। पशु बाड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। कुछ लोगों ने इसे गौशाला भी कहा है। गौशाला या पशु बाड़ा का साक्ष्य कितना बड़ा है, इसका जो साइज है वह लगभग 12.5 मीटर लंबा गुणे 7.5 मीटर चौड़ा, इस साइज का एक पशु बाड़ा प्राप्त हो रहा है। और यहां से कुछ दूसरी चीज जो कि प्राप्त हो रही है, एक मिट्टी का बर्तन है, एक मृदभांड, एक मृदभांड है, और इस मृदभांड पर एक छाप है, एक मिट्टी का बर्तन, और इस मिट्टी के बर्तन पर कुछ चिपका हुआ रहा, कोई चीज चिपकी हुई रही और वो चीज फिर वहां से छूट गई, ये चीज हट गई, लेकिन यहां पे छाप तो पड़ गया ना इसका। क्यों भाई, छाप तो पड़ गया ना। तो यहां से एक मृदभांड पर छाप है, किस चीज की? धान की बालियों के छाप का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। बात स्पष्ट हो रही है। धान की बालियों के छाप का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है।
छाप मिल गया तो यह पता चल गया कि धान की खेती होती थी, भले धान मिला हो चाहे न मिला हो। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें, बहुत कॉमन सी चीज, पाषाण उपकरण वही पॉलिश वाले प्राप्त होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ हड्डी के बने हुए औजार प्राप्त होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ चक्की का साक्ष्य यहां से मिलेगा ही मिलेगा, जैसे ऊपर मिला हुआ था। यहां से कुछ और साक्ष्य, जैसे टेराकोटा का बना हुआ, टेराकोटा पकी मिट्टी, टेराकोटा का बना मनका का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। अब ये तमाम सारी चीजें याद करने पड़ेंगी, जैसे क्लास पढ़ाने के पहले मैं रट्टा मार करके आया। ठीक है, बात स्पष्ट है? तो निश्चित रूप से आपको भी याद करना पड़ेगा। इसमें दो तीन बातें और, जैसे कहा जा सकता है कि यहां से ये जो आवासीय, जहां खुदाई हुई तो वहां पे आवासीय क्षेत्र की जानकारी हुई कि एक समय कुछ लोग यहां पे रहे होंगे। फर्श का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, और तो और फर्श पर ही क्या बना हुआ है, स्तंभ गर्त बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में इस स्थान से स्तंभ गर्त प्राप्त हो रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दा है यह। कहां कहां से स्तंभ गर्त प्राप्त हो रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ध्यान में रखने वाला। यहां से भी स्तंभ गर्त प्राप्त हो रहा है। स्तंभ गर्त का मतलब क्या है? कोई क्या है, यहां पे एक डंडा लगा दिया या पत्थर खड़ा कर दिया और घास फूस की झोपड़ी रहने के लिए आवास। तो स्तंभ गर्त मिलने का मतलब है कि निश्चित रूप से यहां झोपड़ी कभी न कभी अवश्य ही रहा होगा। उम्मीद करता हूं बात अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। पाषाण उपकरण में वही पॉलिशदार, कुल्हाड़ी, सेल्ट, ठीक है, इस प्रकार की चीजें। अब बात को आगे ले चलेंगे। अब अगला जो हमारा मुद्दा है वह चोपनी मंडो। चोपनी मंडो से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, आप निश्चित रूप से जानते हैं। इलाहाबाद का क्षेत्र, एक मोटी बात कि चोपनी मंडो से किस काल से लेकर के किस काल तक के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, थोड़ा सा कोई बताएगा मुझे? चोपनी मंडो से किस काल से लेकर के किस काल तक के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, बताइएगा जरा। चोपनी मंडो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल। चोपनी मंडो से पूरा पाषाण काल से जो कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं, मोटे तौर पे हमने पहले बात कर लिया हुआ है, से नव पाषाण काल तक के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। मतलब नव पाषाण काल से आगे यहां पे इस क्षेत्र में मानव के कल्चर की जानकारी का साक्ष्य नहीं है। मतलब नव पाषाण काल के बाद चोपनी मंडो क्षेत्र में लोगों ने रहना छोड़ दिया था। ठीक है, ध्यान में रखने की बात है। पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण से, उच्च पूरा पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल तक के साक्ष्य मिलते हैं। नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है। लहुरा देव की बात करते हैं। लहुरा देव, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ये जो लहुरा देव का स्थल है, पहले तो यह समझ लें कि यहां से कुल 5 पुरातात्विक अस्तर विन्यास की प्राप्ति हुई है। अस्तर विन्यास की प्राप्ति हुई है, जो कि नव पाषाण काल से लेकर ईसा पूर्व की आरंभिक सदी तक जाता है। मतलब 100-200 ईसा पूर्व तक। ठीक है, एक लंबे कालखंड
के साक्ष्य इस स्थल से प्राप्त हो रहे हैं। कुल 5 कल्चर के, अलग अलग कालखंड के कुल 5 लेयर कल्चर के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ये जो लहुरा देव है, जो यहां पे खुदाई का कार्य हुआ, समझिएगा लगभग 220 गुणे 140 मीटर का क्षेत्र, इतने बड़े क्षेत्र में खुदाई का कार्य हुआ। लहुरा देव में 220 गुणे 140 ये लंबाई, ये चौड़ाई क्षेत्र में उत्खनन का कार्य हुआ। और यह जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है वह तीन ओर से झील से घिरा हुआ क्षेत्र है। घिरा हुआ क्षेत्र मतलब एक झील जो कि 3 ओर से ऐसे है, और ये पूरा क्षेत्र है, ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, 3 ओर से घिरा हुआ झील से यह एक क्षेत्र है जहां पे खुदाई का कार्य हुआ। लहुरा देव में 220 गुणे 140 मीटर का क्षेत्र, ये क्या है, 220 गुणे 140। बात स्पष्ट होगी लहुरा देव को लेकर के। अब यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि इस क्षेत्र में खुदाई का कार्य हुआ। इस क्षेत्र में जो खुदाई का कार्य हुआ तो 5 अलग अलग लेयर के, जो कि नवपाषाण काल से लेकर के ईसा की आरंभिक सदी तक के साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये जानकारी मिली, इतने बड़े क्षेत्र में खुदाई हुआ, अलग अलग स्तर के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हो रहा है उसमें हस्त निर्मित और चाक निर्मित दोनों प्रकार के मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं। और जो मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तन, ये मृदभांड अब कहीं इकट्ठा कहीं रखा हुआ है, इकट्ठा कुछ मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं और टूटे हुए स्थिति में हैं, तो कहा जाता है मृदभांड का ठीकरा। मृदभांड का ठीकरा मतलब कलेक्शन, बात स्पष्ट है, कलेक्शन। तो मृदभांड का ठीकरा प्राप्त हुआ है और मृदभांड के ठीकरे के बीच में धान की भूसी ऊपर का कवर का साक्ष्य मिला। धान की भूसी का साक्ष्य मिला, धान भी नहीं मिला, धान की भूसी का साक्ष्य मिला। ठीक है, धान की भूसी का साक्ष्य मिला। अब धान की भूसी का साक्ष्य मिल रहा है, पहले तो यह समझना पुरातत्वविदों को कि यह धान की ही भूसी है कि कुछ और है। कितना चैलेंजिंग रहा होगा, और इतनी सी छोटी चीज मिल रही है, इतनी सी छोटी चीज, और क्या पता वो सड़ी गली स्थिति में मिल रही हो। और जब कार्बन 14 किया गया होगा तो पता चला होगा कि यह लगभग 8000 9000 ईसा पूर्व का प्रमाण देता है। 8000 9000 ईसा पूर्व का प्रमाण देता है। इस वजह से लिखा, लगभग सभी परीक्षाओं में कभी न कभी यह प्रश्न पूछा जा चुका है और तमाम सारी परीक्षाओं में 8000 उत्तर दिया हुआ है, तमाम सारी में 9000 भी दिया हुआ है। तो दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छी किताबों में 8000 भी लिखा हुआ है और बहुत अच्छे लोग बीच बचाओ 8000 9000 लिख करके भी आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। 8000 से 9000 के बीच में इस धान की भूसी या तत्कालीन कल्चर मृदभांड के ठीकरों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, प्रस्तुत हो रहा है। और जब यह साक्ष्य मिला कि यह
इतना पुराना है तो अपने आप ही एक बात निकल करके आ गई, क्या कोल्डी हवा से हमें चावल मिला था वह 6000 ईसा पूर्व का मिला हुआ था। क्या मिला था? चावल का साक्ष्य मिला था। मेहरगढ़ से हमें मिला था क्या? 7000 ईसा पूर्व का। अब एग्जैक्ट ये नहीं है, लगभग है। क्या मिला था? गेहूं मिला था, नहीं, जौ मिला था। और लहुरा देव से कब का? लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व का क्या मिल गया? धान की भूसी, मतलब चावल मिल गया। बात समझिएगा। तो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? तो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, अब पहले क्या था? पहले मेहरगढ़ था। और कौन सी कृषि? गेहूं की कृषि, यही था। अब उत्तर बदल गया। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अब कहां से? लहुरा देव से। किस फसल का? किस फसल का? चावल का। दूसरे प्रकार का प्रश्न, मेहरगढ़ से किस चीज के प्राचीनतम? तो भाई गेहूं और जौ के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। नहीं, बात स्पष्ट है, आगे बढ़ जाएं। क्यों भाई? कोई परेशानी? उम्मीद करता हूं बात अच्छे से लहुरा देव को समझ गए होंगे, स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, चले अब बात को आगे ले चलेंगे। अब चलेंगे गोरखपुर, थोड़ा सा घूमेंगे हम लोग। गोरखपुर में आपको बताया, एक तो सहगौरा, एक नरहन और एक इमली डीह खुर्द। इमली डीह खुर्द, इन तीनों में जो सबसे प्रामाणिक है, सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य प्राप्त हो रहा है वह नरहन से प्राप्त हो रहा है। क्या साक्ष्य प्राप्त हो रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां से नरहन से गर्तावास का साक्ष्य, नहीं, स्तंभ गर्त का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। किसका? स्तंभ गर्त का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दा, यहां से कुछ मकान होने के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। यहां से चूल्हा का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। नरहन की बात हम लोग कर रहे हैं। यहां से चावल की कृषि का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। यहां से गेहूं की कृषि का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। यहां से जौ की कृषि का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। नरहन के विषय में आप लोग नहीं जानते, बड़ा ही महत्वपूर्ण एक नया स्थल जानकारी में आ गया है। नवपाषाण काल का जौ, मटर का साक्ष्य मिल रहा है, मूंग का साक्ष्य मिल रहा है, अलसी का साक्ष्य मिल रहा है, आदि कृषि वनस्पति के साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण एक स्थल जानकारी में आ चुका है उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल का। अब एक महत्वपूर्ण बात कि, और ऊपर तमाम सारे स्थल बताए हुए थे, कर्ण का किला, फिर राजघाट, खैराडीह आदि आदि, सब ध्यान में रखना है स्थलों को। महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि यह जो दक्षिण पूर्व का क्षेत्र था नवपाषाण काल का, तमाम सारे विद्वानों को कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे इन क्षेत्रों में आप देख रहे हैं मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं।
मृदभांड के अर्थात ये जो गंगा का मैदान है या बेलन घाटी का क्षेत्र है ETC, यहां से हम लोग देख रहे हैं आबादी या आवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, यहां से मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, आदि तमाम सारे स्थल प्राप्त हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ठीक थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो विंध्य का क्षेत्र मिलता है, विंध्य क्षेत्र मिलता है, और स्थायी आबादी थी इन क्षेत्रों में। स्थायी आबादी का यह साक्ष्य दे रहा है ना, स्थायी आवास का साक्ष्य दे रहा है ना। इन क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में नवपाषाण काल का स्थायी निवास का साक्ष्य मिल रहा है, लेकिन इसी समय काल में नवपाषाण काल में विंध्य क्षेत्र से उपरोक्त का अभाव देखने को मिल रहा है। उपरोक्त का अभाव देखने को मिल रहा है। उपरोक्त का अभाव का मतलब स्थायी निवास का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और आप में से किसी को इन सब बातों की जानकारी होगी ही नहीं, न कभी किसी ने पढ़ाया होगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता होगा। ये जो नवपाषाण काल का समय है ना, विंध्य क्षेत्र में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जो यह प्रमाणित करता है कि वर्ष भर स्थायी तौर पे विंध्य क्षेत्र में नवपाषाण काल में लोग रहते थे। कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिल रहा है। जबकि गंगा घाटी का क्षेत्र बेलन थोड़ा सा ऊपर ही जाने पर स्थायी निवास का साक्ष्य मिल रहा है। लोगों ने अनुमान लगाया। कंक्लूजन पे आते हैं। इन दोनों ही बातों से कुछ विद्वानों ने, सभी ने नहीं, कुछ विद्वानों ने ठीक वैसे ही जैसे कनिंघम और सदरलैंड जम्मू कश्मीर के विषय में बात कर रहे थे, कश्मीर घाटी के विषय में, क्या ऋतुजन्य प्रव्रजन अर्थात प्रवास, मतलब ये जो लोग थे इन क्षेत्रों के जो लोग थे, वह वर्षा काल में, कहां पे, वर्षा काल में यहां पर प्रवास करते थे, और जब वर्षा काल बीत जाता था तो ये लोग वर्षा काल के बाद दोबारा से इन क्षेत्रों में आ जाते थे। तो ऋतुजन्य प्रव्रजन या प्रवास की बात किया जाए तो कश्मीर घाटी में और विंध्य क्षेत्र, ये दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं माइग्रेशन से संबंधित ऋतुजन्य, ऋतु प्रवास के संदर्भ में। याद रहेगी बात, नवपाषाण काल के अंतर्गत। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से बात स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, अब कुछ बातें हम लोग करेंगे। ये तो उत्तर प्रदेश के तमाम सारे क्षेत्रों की बात हुई। अब कुछ बात हम लोग करते हैं मध्य प्रदेश में इस काल के जो कुछ साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। नवपाषाण काल की बात जब होती है तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत दो प्रमुख स्थलों के नाम आते हैं, आप शायद नहीं जानते होंगे। एक नाम है कुनझुन, कुनझुन मिलता जुलता एक गाना भी है पुराना अनिल कपूर की फिल्म का, कुनझुन। और दूसरा एक ल ल न हिया,
ल ल न हिया ये दो नवपाषाण काल से जुड़े हुए क्षेत्र जानकारी में जो आए हैं, और इन दोनों में भी ये जो कुनझुन है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा स्थल है जहां से मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल में जंगली चावल और घरेलू चावल मतलब कृत्रिम दोनों ही प्रकार के चावल की कृषि किए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। एक बात। दूसरी बात, कुनझुन का जो क्षेत्र है यहां से बड़े पैमाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि नवपाषाण काल में औजार निर्माण का एक बड़ा केंद्र था, एक बड़ा केंद्र था कुनझुन नवपाषाण काल में। तो निश्चित रूप से कुनझुन हमें नहीं भूलना है। ठीक है, ये बस सामान्य सी दो बातें क्लियर है। आगे बढ़ जाए। अब थोड़ा सा हम लोग घूम करके आते हैं, थोड़ा सा हम लोग घूम करके आते हैं पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट घूम करके आते हैं, पूर्वोत्तर की बात करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो पहली बात निकल करके आती है कि पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स प्लस 1 कुल 8 राज्य हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, राज्यों में पाषाण काल से संबंधित विशेष रूप से उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। विशेष रूप से, ध्रुव क्षेत्र है थोड़ा, विशेष रूप से उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। यही कारण है कि अभी तक शुरुआत से हम लोग पूर्वोत्तर भारत घूमने के लिए नहीं गए हुए थे, जब से हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे हैं। पहली महत्वपूर्ण बात, ये सब कॉन्सेप्ट हैं। प्रश्न का स्वरूप क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन अपनी गिद्ध दृष्टि को हमें पर्याप्त बना के रखना है। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में उत्खनन ठीक तरीके से नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूर्वोत्तर के क्षेत्रों से हमें कुछ साक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ है। विशेष रूप से उत्खनन नहीं हुए हैं तो निश्चित रूप से लिमिटेशंस देखने को मिलता है, स्थलों में लिमिटेड है, कुछ ही क्षेत्रों की जानकारी हुई है और कुछ ही उत्खनन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बात स्पष्ट होगी। अब लिमिटेशंस के बावजूद कौन से वह स्थल हैं जहां से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, एक तो यह महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। एक असम है, एक मणिपुर है, एक मेघालय का क्षेत्र है। ये विशेष रूप से 3 राज्य हैं जहां से कुछ साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं नवपाषाण काल के। अब मुद्दा बनता है, बारी बारी से थोड़ा सा कुछ स्थलों के नाम परीक्षा में पूछा हुआ है, कुछ स्थलों के नाम निश्चित रूप से हमें पता होने चाहिए। शुरुआत करते हैं असम घाटी क्षेत्र से। असम घाटी क्षेत्र कह लें या पूर्वोत्तर का क्षेत्र कह लें, या तो असम घाटी क्षेत्र कह लें या पूर्वोत्तर का क्षेत्र कह लें, ऑब्लिक यहां पे नहीं, नीचे असम या पूर्वोत्तर के क्षेत्र में
सर्वप्रथम। बात समझ में आई? क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि जब हम लोग पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से होते हुए जब इधर पूर्वोत्तर में प्रवेश करते हैं, पतला सा ये गलियारा है, पतला सा ये गलियारा है, और सिक्किम है यहां पे। असम पहले पड़ेगा, पहले असम पड़ेगा, फिर असम होते हुए हम लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। यही है स्थल मार्ग का रूट। तो सबसे पहले असम मिल रहा है हमें स्थल मार्ग में। तो भाई कोई जा रहा है पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में तो पहले असम जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे क्षेत्रों में जाएगा। असम का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत फैला हुआ है, नीचे तक फैला हुआ है, अगर एटलस आपके ध्यान में होगा तो। सबसे पहले 1867 की बात है। 1867 में जॉन लुबाक, कौन? जॉन लुबाक ने असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र से, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र से पॉलिशदार कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। पॉलिशदार कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। याद रहेगी बात, महत्वपूर्ण मुद्दा है। कौन? तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में सबसे पहले जो जानकारी प्राप्त देने वाले जानकारी प्राप्त हो रही है, देने वाले कौन है? जॉन लुबाक साहब हैं। 1867 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्षेत्र असम का राज्य है। सबसे पहले यही हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब असम में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, यह हमें निश्चित रूप से जानना है। क्यों भाई? असम में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? ठीक है, देखें, असम में जो 2-3 प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें एक नाम आएगा सारुतारू या सरुतरू का। सरुतरू या सारुतारू। सरुतरू लोकल लैंग्वेज सरुतरू ही बोलते हैं। सरुतरू याद रखना है, प्रश्न पूछा हुआ है। एक कनाई, कनाई, एक अंबाई, कनाई अंबाई, अंबारी, अंबारी, कनाई अंबारी। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, 1-2 क्षेत्र और भी हैं, पीडीएफ में देख लीजिएगा। मणिपुर की बात किया जाए तो मणिपुर में एक प्रमुख जो स्थल है, वह जहां से इस काल का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, वह है नापचिक। नापचिक, नापचिक। जबकि मेघालय में एक बड़ा ही टेढ़ा सा नाम है, बहुत ज्यादा भी नहीं, और एक सेलबलगिरी, 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 यह एक क्षेत्र मेघालय में सेलबलगिरी। एक और टेढ़ा सा नाम है थोड़ा सा, पंथोर लांगथेन, लांगथेन। ये 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। कहां पे? मेघालय में। तो मेघालय, मणिपुर, असम, ये क्षेत्र है पूर्वोत्तर के, जहां से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। जॉन लुबाक पहले व्यक्ति हैं, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से इस काल के उपकरण प्राप्त कर रहे हैं 1867 में। असम में 3 नाम बताया, सरुतरू, कनाई अंबारी, मणिपुर में नापचिक, मेघालय में सेलबलगिरी, पंथोर लांगथेन। इन जगहों के नाम याद रखना है। क्लियर है बात? यहां पे आज की क्लास को हम लोग रोकेंगे। थोड़ी सी बात रह जाएगी बिहार को लेकर के, जिसमें हम लोग
ताराडी, मनेर, फिर चिराद, नहीं, इनके विषय में बहुत ज्यादा नहीं है, दो दो चार चार प्रमुख बातें हैं और मुख्य फोकस हमारा होगा। फिर दो तीन बातें उड़ीसा को लेकर के हैं, बेदीपुर, कुचाई, ये दो प्रमुख स्थल है वहां पे। कुछ बातें हम लोग कल की क्लास में विशेष रूप से फोकस करेंगे दक्षिण भारत को लेकर के, ठीक है। और कल ही आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा, यही सारी बातें वहां लिखी हुई मिलेंगी, एक बार उनको तैयार कर लीजिएगा। यह टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा कल। मिले फिर। बस ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा बातों को दिमाग में डालने का प्रयास करिए। पेपर मुझे नहीं देना, पेपर आपको देना है, तो मैं तो एक बार रट्टा मार करके आता हूं और आपको बार बार रट्टा मारना है, बार बार रिवीजन करना है। मैं तो कुछ दिनों में भूल भी जाऊंगा, फिर जब अगले बैच में पढ़ाना होगा तो फिर पढ़ के आऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको पेपर देना है तो तरोताजा रखना है इसको। ऐसा नहीं कि एक बार अभी पढ़ लिया, ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक बार अभी पढ़ लिया, एक बार और पढ़ लिया, उसके बाद अब जब पेपर आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपको बताया था पर डे, नेक्स्ट डे, वीकली, मंथली, कैसे कैसे हमें अपनी तैयारी करनी है। याद होगा तो अच्छी बात है, भूल गया होगा ऐसे लोगों को छोड़ ही दे हम लोग। पर डे कैसे पढ़ना है, नेक्स्ट डे क्या हमारा तरीका होना चाहिए, वीकली और मंथली। एक ही चीज को जब 4 बार 5 बार, अब मेरी जुबान से सुन रहे होंगे, यहां पे मैं सारी काम की बातों को लिख रहा हूं और जब आप पढ़ते होंगे तो चीजें बहुत आसान होती होंगी। लेकिन सिर्फ यहीं तक नहीं, कल जब हम लोग क्लास करें तो ये सारी बातें आपको रिवीजन करके क्लास में बैठना है, क्लास के लिए बैठना है। फिर सप्ताह में 1 दिन 2 दिन निश्चित रूप से पूरे 5 दिन 6 दिन का रिवीजन करना है। फिर मंथ के एंड में 3 दिन 4 दिन का समय लीजिए, पूरा महीने भर में 25 दिन में जितना पढ़ा हुआ है सब कुछ देखिए, रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। और इसके बावजूद अगर इतना करने पर भी रिजल्ट नहीं आया, पढ़ना छोड़ दीजिएगा और ये मान लीजिएगा नहीं हो पाएगा। एक बात और जोड़ेंगे कि थोड़ा सा ध्यान जरूर लगाया करिए 10 मिनट के लिए। इसका लाभ मैंने खूब महसूस किया हुआ है। ध्यान 10 मिनट अगर रोज लगाते हैं ना, तो आपको तैयार करने में, विषय वस्तु याद रखने में लंबे समय तक बहुत सहायता मिलती है। अगर मेरी बातों पे भरोसा करते हैं तो इस बात को अपने जीवन में शामिल कर लें, जब तक परीक्षा न हो जाए। कम से कम 10 से 15 मिनट रोज ध्यान लगाया करिए, अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए। ये कोई दूसरा टीचर नहीं बताएगा, कोई दूसरा टीचर रणनीति नहीं बताएगा। यूट्यूब पे जो लोग आते हैं पेपर सॉल्व करने के तरीके, वो सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। वो लोग आते हैं कि नंबर ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे ज्यादा हो और बच्चे मतलब गफलत में रहते हैं। इन सारी चीजों से हमें बचना है। आपकी तैयारी अच्छी कैसे हो सकती है, थोड़ा सा अपने टीचर से समझना है और थोड़ी बुद्धि का प्रयोग स्वयं करना है। कई बार मैं कहता हूं, आत्मदीपो भव, अरहत पद, इसको स्वयं प्राप्त करना है। और जब तक स्वयं की बुद्धि नहीं लगाएंगे, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, सिर्फ लोग पीडीएफ के पीछे भागते हैं, पीडीएफ मिल जाए,
उनको लगता है जैसे पीडीएफ मिल गया तो परीक्षा पास कर लेंगे। ये गलत धारणा है। याद वाद नहीं होता है ऐसे। ये इस काल में मैं नहीं था, मैं भी कहीं से पढ़ता हूं, यहां पे आपको बताता हूं। और ये जो क्लास हम लोग करते हैं ना, इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। सबसे महत्वपूर्ण यही चीज होती है। इसके बाद पीडीएफ की भूमिका होती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई यह कहे कि हम खूब प्रश्नोत्तर अभ्यास करते हैं, ठीक है, अब पाषाण काल तुम्हें ठीक से याद ही नहीं है और तुम पाषाण काल का खूब अच्छे से प्रश्नोत्तर अभ्यास किए हो, क्या फायदा मिलेगा? वो तो सिर्फ आत्म संतुष्टि मिलेगी ना कि हमने किया है, लेकिन रिजल्ट थोड़ी आएगा उससे। तो आत्म संतुष्टि अलग चीज है, रिजल्ट आत्म संतुष्टि से नहीं आता है। आत्मसंतुष्टि खुद को बहलाने का कार्य करता है। बस मेरी बातें अच्छे से समझ रहे होंगे आप, क्या मैं कहना चाह रहा हूं? क्यों भाई? इन बातों पे अमल किया करिए। मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद।